वफात का दिन था, हमारे लिए काला सियाह दिन था जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। और इन बेईमानों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए उसी दिन का इंतखाब किया था जिस दिन दलितों का और देश की अक़लियतों को हुकूक दिलाने वाले लीडर भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ था। आपको मालूम है कि भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त ही कहा था कि इस देश की तरक्की सिर्फ इंडस्ट्रीज से नहीं होगी। भारत की तरक्की जब तक कृषि की, जब तक खेती की, जब तक किसानों की तरक्की नहीं हो सकती है, भारत की तरक्की नहीं हो सकती। आज 70-72 सालों में इन सरकारों ने, दिल्ली, पटना और मुख्तलिफ राज्य के सरकारों ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री और कल कारखाना लगवाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। 90% तक, बल्कि 100% तक कारोबारियों को सब्सिडी देने का काम किया। और वो खून पसीने की कमाई, अभी जो मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने कहा कि अरे साहब टाटा वाले तुम लोहा बनाते हो, हम न खरीदेंगे तुम्हारा लोहा, हम अपनी बांस की झोपड़ी बनाकर रह जाएंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अगर बाटा के जूते बनाते हो, हम तुम्हारे जूते नहीं, हम खड़ावन पहनकर आज भी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन देश के आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कोई भिखारी हो या देश की सबसे ऊपर की कुर्सी में बैठने वाला राष्ट्रपति हो, जब तक किसान का अन्न उसके मुंह में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं रह सकता है। हम सबकी, हम मरते हैं, हम सड़ते हैं, कीचड़ में हम सड़ते हैं, धूप में हम जलते हैं, चेहरा हमारा काला हो जाता है, हमारी बेटियां जवानी से पहले बूढ़ी हो जाती है, किसान के घरों में बेटी कभी सुहागन नहीं बन पाती है, नौकरानी बनकर रह जाती है। और जिन जालिमों के लिए हम अनाज पैदा करते हैं, आज हमारी बूढ़ी माँ तड़प कर मरती है, उनको दवाई भी नहीं मिल पाती। इन जालिमों ने जो हमारे साथ जुल्म किया है, वो काले कानून के जरिए से जुल्म किया है। आज जो हमारा ये धरना है, कान खोलकर सुन ले, जालिम शक्तियों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अभी अजीजी अब्दुल राज़िक कह रहे थे कि 3 काले कानून कोरोना के दिनों में बने, 5 जून को अध्यादेश से लेके आ गए। सरकार के दरमियान में एक शक्ति है निहित प्रेसिडेंट के पास और राज्य स्तर पर गवर्नर के पास कि कोई बहुत जरूरी मामला हो, कोई इमरजेंसी मामला हो, तो ऐसे वक्त में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करके कोई कानून बनाया जा सकता है जो अगले सदन में उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। कोरोना में पूरा देश, कारखाने बंद हो गए, लोगों के रोजी रोजगार बंद हो गए, बिहार की हुकूमत ने डंडा लेकर सरहदों पर पहरेदारी कर दी। जानवरों की तरह नहीं बल्कि जानवरों से पत्थर कमरों में बंद हमारे मजदूरों को रखा गया और दिल्ली और पंजाब से पैदल चलकर कोई दरभंगा और कोई चौकी हाथ पहुंचने का काम किया। ये जुल्म किया। सरकार को आवाम की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। धन्ना सेठों को, टाटा अंबानी जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। हम लोगों के यहाँ मसला ये है कि हम दुनिया को देखकर समझते नहीं है। हमने बेटा जन्म ही दिया है पंजाब में मजदूरी करने के लिए, हमने बेटा जन्म ही दिया है हरियाणा में मजदूरी करने के लिए, हमने बेटा जन्म ही दिया है दिल्ली में पत्थर तोड़ने के लिए। ए मेरे सीमांचल के भाइयों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो। मैं कोई आसमानी बातें नहीं कहता, इसी जमीन की बात कहता हूँ। हमारे 20-25 साल नौजवान शायद इनको मालूम नहीं हो, लेकिन जिनकी उम्र 40-50 साल की है, हमारे बूढ़े जो 60 साल के हैं, आप गवाही देंगे कि नहीं देंगे कि इसी सड़क पर जब हमारी बस चलती थी, जेके सिंह की चलती थी, खान की गाड़ी चलती थी, पंजाब का वो पंजाबी, लंबा सा पंजाबी, लंबा कुर्ता ओढ़े हुए, पगड़ी बांधे हुए, हमारे लोगों के पांव के जूतों के धूल को साफ करता था। मालूम है खलासी कौन होता था? पंजाबी होता था। कंडक्टर कौन होता था? पंजाबी होता था। ड्राइवर कौन होता था? पंजाबी होता था। वो पंजाब को छोड़कर सीमांचल में क्यों गाड़ी चलाने आया था? इसका मतलब ये था कि पंजाब में रोजगार का मौका नहीं था, रोजगार का मौका हमारे यहाँ था, मेरी ड्यूटी से होता था। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया और हमारा बच्चा जाकर पंजाब में जलता है और पंजाब में उनकी जूतियां सीधी करता है। उनके गुहाल में जाकर गोबर काटना हमारे बच्चे के मुकद्दर में हो गया है। जान रहे लोगों कैसी कैसी मुसीबत है। आज पंजाब और हरियाणा में
दिल्ली और बंबई में हमारा मजदूर जाकर काम कर रहा है। पंजाब की तकदीर क्यों बदली? आज यहाँ का कोई बड़ा से बड़ा किसान है, 100 बीघा भी जमीन जिसको है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। एक बेटे को डॉक्टर नहीं बना पा रहा है, बगैर जमीन बेचे हुए बेटी की शादी नहीं करा पा रहा है। खाने के लिए बैठे तो दस्तरखान में बासी रोटी आज उनको भी खानी पड़ती है। 50 बीघा में खेती किया, 25 बीघा दाही हो गया और 100 बीघा वाला किसान भी कर्ज में दबा हुआ है। ये सच्चाई है या नहीं है लोगों? लेकिन आज पंजाब में 10 बीघा 20 बीघा जो किसान है उसके कौन सी गाड़ी है? वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर प्रधानमंत्री बैठता है, वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर राष्ट्रपति बैठता है। BMW करोड़ों जिसकी कीमत है, मर्सिडीज जो कीमती गाड़ियां हैं, उन्हीं गाड़ियों में किसान का बेटा चलता है। और सीमांचल में हमको एक टूटी हुई गाड़ी भी मुयस्सर नहीं है। माँ बीमार है तो तड़प कर मरती है, बस्ती तक हमारी गाड़ी भी नहीं जा पाती है। उनकी मुकद्दर अगर तब्दील हुई तो सीमांचल के लोगों हमारी भी तकदीर बदल सकती है। फैसला ये करना पड़ेगा कि उसने अपने नस्लों की तकदीर बदलने के लिए साए में बैठकर लफाजी नहीं की, शादी ब्याह में फजूल खर्ची ने अपने को बर्बाद नहीं किया, बल्कि हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ डंडे खाए, लाठी खाए, सड़क जाम किया, रेल की पटरियों को उगाड़ने का काम किया, तब पंजाब के लोगों को हक मिला। आज सुन रहे हो 10 रुपया 5 रुपया किसी भाई के पास पाते हो, नहीं दे तो झगड़ा कर लेते हो, गरेबान पकड़ लेते हो। मेरे भाई, आज धान की कीमत बिहार सरकार ने तय किया है 1868 रुपए। उसको कहा जाता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार का ये काम है कि धान में जो लागत आती है, आज के दिन को 1200 रुपया कुंटल लागत है जमीन में, धान के पैदा करने में 1200 रुपया कुंटल तो खर्चा है उसको। अब देखिए, सरकार की ये पॉलिसी पहले इसलिए बनाई गई ताकि किसान जिंदा रहे, किसान को घाटा नहीं हो। समर्थन मूल्य का मतलब यह हुआ कि सरकार ने कीमत तय कर दी और ये कीमत से अगर ऊंचा बाजार हो तो किसान बेचे, अगर उससे नीचे हो तो किसान मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ऐसे वक्त में सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार रहती थी ताकि किसान जिंदा रहे, ये काम था। लेकिन आपको मालूम है, उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी थी, जिसको हम लोग आसान शब्द में बाजार समिति कहते हैं। 2006 में ही बिहार में बाजार समिति खत्म कर दी गई। आप क्या था ना, गुलाबाग में था, किशनगंज में था, उसकी पॉलिसी यही थी कि किसान मंडी में सामान लेकर आएगा, आज नहीं बिका तो उसको रखने का इंतजाम होगा, और कोई बाहर का पैकार नहीं खरीदा तो सरकार को खरीदना लाजिम होगा कि सरकार के इशारे पर किसान ने पैदा किया है और सरकार उसे खरीदेगी। ये और बात है कि हम लोग अनपढ़ होने की वजह से, बिचौलिया और दलाल होने की वजह से हमारे लोगों को फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन वो कानून था और उस कानून को 2006 में खत्म कर दिया गया। और अभी सिर्फ MSP ऐलान किया गया कि हम सपोर्ट प्राइस देंगे। हम अभी आपको जोड़ कर कहते हैं कि आपकी बार, पिछले बार भी यहाँ पर मक्का की माने रिकॉर्ड पैदावार हुई। 1 बीघा जिसने लगाया उसको भी 1 एकड़ में 50-50 कुंटल हुआ, तो 2 एकड़ लगाया तो 100 कुंटल हो गया। 100 कुंटल वाला किसान सबसे कमजोर किसान था और उसको 80,000 का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? 80,000 का घाटा हुआ। कैसे घाटा हुआ? अगर वो 1800 रुपए में बेचता तो उसकी कीमत जोड़ लीजिए, और 1000 रुपए में बेचा तो उसकी कीमत जोड़ लीजिए। 80,000 रुपये सिर्फ 2 एकड़ वाले किसान को घाटा हुआ है। तो बस्ती में जोड़ लीजिए, अगर 100 एकड़ में खेती हुई, पूरे पंचायत में जोड़ लीजिए, अगर 400-500 एकड़ में खेती हुई है, एक एक पंचायत में 5-5 करोड़ का नुकसान हमको हुआ है, लेकिन ये हमको नजर नहीं आता है ना? ये नुकसान हुआ। अगर 5 करोड़ का नुकसान एक ब्लॉक में हुआ तो अरबों का नुकसान गोया हमारे प्रखंड को होने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, ये जुल्म हुआ है। और अभी जो तीनों काला कानून आया है, इस काले कानून को क्या कहा गया कि साहब हम फसल के लिए बॉर्डर फ्री कर रहे हैं, किसान जहाँ चाहे बेचना बेच ले। अगर उसका धान बिक रहा है किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में अगर 1200 रुपए क्विंटल, अगर वो यूपी में बिक रहा हो 1500 और 2000 क्विंटल, तो किसान वहां लिया जा सकता है। ये बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ सरकार ने बॉर्डर खोल दिया, लेकिन ये बात बताइए तो, अगर यहाँ 1200 रुपए क्विंटल बिके
और 1500 रुपए गुलाब बाग में बिके तो 2 बीघा जमीन वाला अपना धान लेके जा सकेगा वहाँ? बड़े लोग लेकर जाएंगे। ये दरअसल किसानों को आजादी नहीं मिली कि किसान अपनी फसल जहाँ ज्यादा कीमत हो वहाँ बेचे, बल्कि ये बिचौलियों को और बड़े व्यापारियों को ये हक दे दिया कि जहाँ सस्ता मिले वहाँ से खरीद लेकर तुम चले जाओ, तुमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये काम व्यापारी के लिए फायदा के लिए किया गया है और किसानों को ये सरकार समझा रही है। दूसरा कानून लाया है कि किसान भाइयों, आप अपने सामान का कीमत खुद तय कीजिए, हम बीच में नहीं रहेंगे। सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि टाटा, बिरला, अंबानी, जूता बनाने वाली कंपनी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी अपने सामान का कीमत खुद तय करती है, हम भी तय कर लेंगे। लेकिन पता है क्या होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और कहेंगी कि इस मरतबे हमको सरसों की जरूरत है और सरसों का मामला तय कर लेगा आपसे कि हम 50 रुपया किलो यहाँ पर तोड़ी सरसों खरीदेंगे। सब किसान तैयार हो जाइएगा कि सरसों से एग्रीमेंट कर लेना पड़ेगा आपको, और वो कहेगा कि इतना क्विंटल हमको चाहिए, तो उसके लिए कहेगा कि देखो तुम्हारे यहाँ तो 8 मन 10 मन बीज लगाते थे, गेहूं की फसल होती थी ना, मकई बेचते हैं, बीज कहता किलो खरीदते हैं 500-600 रुपए पैकेट खरीद रहे हैं आप, है ना? 1400 रुपए 2 किलो का। आप बताइए कि ऐसा कर दिया कि सारा नफा वो बैठ के आपका ऐठ रहा है। ये सारी पॉलिसियां लाई है कि आप कीमत तय करेंगे, और अगर सरकार जो एमएसपी तय करती है तो सरकार ने 1862 रुपया धान का कीमत तय कर दिया। अगर बाजार में 2500 भी बिके तो सरकार आपको नहीं रोकेगी, कहा कि मेरे से ज्यादा बिके तो बेच लो, कम होगा तो हम खरीदेंगे, ये कानून है। लेकिन जब कंपनी आपसे एग्रीमेंट करेगी तो 25 रुपया आपसे एग्रीमेंट कर लिया तो बाहर में अगर 30 रुपया भी होगा तो आपको बेचने की इजाजत नहीं होगी। लेन देन में जो झगड़ा होगा उसको तय करने का मामला अफसर के हाथ में होगा। जहाँ 9 डिबिया तेल आपका जल जाएगा, आप बोलेगा कि तुम जो माल दिए थे उसमें 25% पानी था और आप लड़ते लड़ते मर जाएंगे, आपको सही तौर पर कीमत नहीं मिल पाएगी। तीसरा कानून जो बनाया वो कानून बनाया है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में तरमीम किया है। जो इंसान के जिंदा रहने के लिए लाजमी चीजें हैं, आलू, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, ये जो सारी चीजें हैं ये इंसान की रोजमर्रा की जरूरत है। इसका जो होल्डिंग एक्ट है कि अगर कोई इसको जमा करके रखेगा और बाजार में किल्लत फैलाएगा उस पर केस हो जाएगा। लेकिन अब इस कानून को तब्दील कर दिया गया कि कोई कुदरती आफत आए या मुल्क में जंग के हालात हो तभी ये कानून लागू होगा। आम हालात में कोई भी पूंजीपति बाजार का सारा सामान खरीद कर जमा कर सकता है, उस पर कोई केस नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि जब मसूर की दाल पैदा होगी तो ये जो बड़े बड़े पूंजी वाले लोग हैं वो अपना खरीद लेंगे। और ऐसी दवाई आई है कि 4 साल तक भी गेहूं रखेगा तो उसमें घुन नहीं पकड़ेगा, 4 साल तक भी दाल रखेगा, ऐसी केमिकल आई है जो उसमें घुन नहीं पकड़ेगा। और जब खरीद करके वो रख देगा तो उसके बाद क्या होगा, बाजार में मनमानी तौर पर अपना बेचेगा और 5 का माल आपको 25 में खरीदना पड़ेगा। किसान तो रखता है 6 महीना रखा, उसके बाद भंडारण में मुश्किल होती है, इधर चूहा उधर सूहा, नतीजा होता है को बाजार में लेकर चला जाता है। लेकिन ये लोग मंडी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इससे किसान क्या होगा, अपने जमीनों पर ही आप मजदूर और गुलाम बनकर रह जाइएगा। आपकी जमीन होगी लेकिन फसल उसके मुताबिक उगाना पड़ेगा। और 1-2 बार जैसा कि कहा नदीम भाई ने कि जियो का मोबाइल पकड़ा देगा। मेरा साहब के यहाँ एक आदमी मजदूर था, मेरा साहब को जल्दी नौकर नहीं मिला तो उसका मैनेजर आकर ये कहा कि मेरा साहब नौकर नहीं मिलो, तनख्वाह बहुत लंबा लंबा मांगो। मुझे कहते तनख्वाह मांगो मियाँ, बोले 15,000 20,000 टका सालाना। तो कुछ 8,000 सारा तो नौकर होती 15,000 20,000 मांगो, इस साल लाखे लेवा। तो मियाँ साहब ने, माफ कीजिएगा मियाँ साहब मिसाल देता हूँ, बड़े आदमी ने उसने रख लिया। आज जब चिलम अटकाने लगा तो उसको कहा कि अरे भद्दू चिलम अटका के लाओ। आज चिलम में कभी अफीम पे पड़ा आदमी, कभी चरस पिए, थोड़ा थोड़ा सुंगा के पी लिया। उसके बाद दूसरे साल कह रहे तुम्हारी तनख्वाह तो पिछले साल बहुत ज्यादा थी, इस साल की तनख्वाह हमको नहीं देंगे। तो अब वो बेचारा भद्दू जो पिछले साल 15-20 हजार मांग रहा था, तो वो कहता कि मियाँ साहब तुम्हारे भी नमक खाया, तुम्हारे नमक छोड़े खुनिया के बापा 5,000 टका दिवन वो तुम्हारे छोड़े कुछ नहीं जाम। चूंकि वो मजदूरी नहीं, अब सोच रहा था दूसरे जगह जाएंगे, नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन चरस कैसे पी पाएंगे, भांग कैसे पी पाएंगे, वो उसका गुलाम बन करके। और नतीजा होता है ये सरकार भी वही करने जा रही है।
कि आप जब उनका आप एग्रीमेंट कर लेंगे, कुछ एडवांसमेंट दे लेंगे, तो आप अपनी जमीन पर खुद गुलाम बन जाएंगे। ये काला कानून है। लड़ा, मैं कहता हूं कि किसी देगची में, किसी केतली में 1 लीटर पानी हो और किसी कढ़ाई में 100 लीटर पानी हो, और दोनों को बराबर चूल्हे में आंच दीजिएगा, तो 1 किलो खोलेगा पहले कि 100 लीटर वाला पहले खोलेगा? 1 लीटर वाला खोलेगा ना। यानी गरीब को गुस्सा पहले आता है, पतले तवा में गर्मी पहले होती है, छोटे पानी में खौल पहले पैदा होता है। लेकिन अफसोस है उल्टी बानी कबीर की यहाँ पर है। जो किसान खुशहाल है, मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ता है, एसी के कमरे में रहता है, वो तो गर्म होकर जाड़े की इन सर्द रातों में अपनी गर्मी का एहसास दिल्ली के सरहदों में दिखा रहा है। लेकिन जो गरीब यहाँ सीमांचल में है, उसको कोई गुस्सा भी नहीं उठा। परसों तरसों हमारा जो मीटिंग करे हमारे में लुगड़ा तो हिला कामे से सरकार बोला था पहले भी है मैंने, हाँ ए जालिमो नादानो, तुमको बता देते हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक, और तुमने अभी देखा 25 सालों में जो तुम्हारी आवाजें उठी वो एक दिन में MIM की खातिर उठ गई है। तुमने कार्यक्रम कर दिया। हम सड़कों में बैठेंगे। कल मौलाना मोहसिन कह रहे थे, राम मोहन लोहिया ने कहा था, जब संसद सड़क सुनसान हो जाए, जब सड़क सुनसान हो जाए तो संसद में बैठे हुए लोग आवारा हो जाते हैं। सड़क को जगा के रखो ताकि संसद के बेईमानों को खौफ पैदा होता है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे यही कहने के लिए बैठे कि दिल्ली का तख्त तुम्हारे बाप की मीरास नहीं है, पटना का तख्त तुम्हारे बाप की मीरास नहीं है। जिस जनता ने तुम्हें तख्त पर बैठाया है वो जनता तुम्हारा गरेबान पकड़ कर तख्त से उतार नहीं सकता। और ये देश आज का मामला 2 खबर में बढ़ गया है। आज का मामला कांग्रेस का, राजद का नहीं है, MIM का नहीं है, साफ है। जिसकी दुकान खुली हुई है इसके माने वो भाजपा को समर्थन कर रहा है, इसलिए कि काला कानून भाजपा लेकर आया है। इसलिए आप पहचानिए उन लोगों को जो लोग आज दुकान खोल कर बैठे हैं, वो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर किसान के बेटे का खून उसके रगों में है तो किसान के दर्द को महसूस करना चाहिए। मेरे भाई, हर कोई लड़ रहा है। आज टीचरों का संघ है, चपरासियों का संघ है, पुलिस वाले का संघ है, अफसरों का संघ है, और किसान है। हमारा कोई संघ नहीं है। हमको अपना संघ लेकर, हाँ ये हम लोगों का हथियार है। हम तलवार लेकर नहीं, बेलचा और कोदाल लेकर निकलेंगे और जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हम कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, हमारा मामला ये है कि इस वक्त सीमांचल की तरफ पूरे बिहार की नजर जुड़ी हुई है। मैं यहाँ के 22 विधानसभा के बुजुर्गों को, नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे फितनागर आपके सामने में आए, सबके फितने को आपने दबा दिया। आपने नहीं देखा कि रुकनुद्दीन कौन है, अख्तौरीमान कौन है। आपने ये तय किया कि जालिमों के खिलाफ एक ही आवाज असदुद्दीन अवैसी उठा रहा है, उसका जो दामन पकड़ेगा हम उसका साथ देंगे। और आपने काम किया। आज मैं कहता हूँ, मैं भी गया था हैदराबाद, तो मैंने कहा था कि पूरे मुल्क का, भारत का दारुल सल्तनत दिल्ली हो। लेकिन जब भी किसी बेटी की इज्जत टूटती है, जब किसी नौजवान के सीने पर गोली चलती है, जब किसी बूढ़े बाप के सामने में उसके बेटे की सीनी छलनी की जाती है, तो उस वक्त जो मजलूम है वो मजलूम दिल्ली के सल्तनत की तरफ नहीं, दिल्ली के कुतुब मीनार की तरफ नहीं, दिल्ली के पार्लियामेंट की तरफ नहीं देखता है, बल्कि वो मजलूम माँ हो या मजलूम बाप हो या मजलूम बच्चा हो, उम्मीद की नजर से हैदराबाद की तरफ देखता है। क्या हमारी आवाज उठा रहा है। मैं कहता हूँ कि आज पूरे बिहार में अगर कोई जुल्म हो रही हो, कोई ज्यादती हो रही हो, तो सीमांचल के लोगों आप फख्र करो। अब पटना की तरफ नहीं, लोग सीमांचल की तरफ देख रहा है कि MIM का आदमी क्या आवाज उठा रहा है, और आपको फख्र होना चाहिए। इस वक्त सीमांचल में सबसे मजबूती के साथ किसानों की आवाज अगर किसी ने उठाई है तो MIM ने उठाई है। हम दूसरे पार्टी के लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन MIM के नौजवानों 100 बार मुबारकबाद देते हैं। कल का दिन है, बहादुरगंज हो, कल का दिन हो, कोचाधामन हो, किशनगंज हो, दिगरबाग हो, डगरवा हो, भाईसी हो, भैंसा हो, अमोह हो, हर जगह MIM के लोगों ने यहाँ अजान देने की कोशिश की है कि किसानों जग जाने का काम करो। हमने जगा है तो हमारे दूसरे भाई भी जगे हैं, और अच्छा है जगे। अगर हमारे रास्ते पर चलकर बढ़ेंगे, यकीन है कि सीमांचल की तकदीर को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं
कि आपने इस बंद के आह्वान को बहुत ही शांतिपूर्ण तौर पर सफल किया है। ये हमारी सियासी बेदारी, किसानों के हित की लड़ाई, किसान का बेटा होने का सबूत है कि किसान पर जुल्म होगा तो किसान का बेटा चुप नहीं रह सकता है। जिसका बाप और अगर जो किसान का बेटा नहीं है तो किसानों के जुल्म में मुस्कुरा रहा है, जिसके दुकान खुले हुए हैं, लगता है उस भाई को हमारे किसानों के दर्द से कोई रिश्ता नहीं है। अगर किसान के दर्द में शामिल नहीं हो तो अपने ग्राहक के तौर पर भी किसानों की तरफ नजर उठाकर तुम्हें नहीं देखना चाहिए। मेरे भाइयों, आप और हम आपसे कहना चाहते हैं, देश में लड़ाई तो अभी उस 3 काले बिल के खिलाफ है, लेकिन हम लोगों ने सीमांचल में उस 3 काले बिलों के अलावा, काले कानून जो बिल एक्ट बन गया है, उस काले कानून के अलावा हमारे पत्रकार बंधु हैं, जरा जिम्मेदारी से इस बात को सुने कि हम उन 3 काले कानून के अलावा हमारी 2 लड़ाई और भी है। 2 लड़ाई ये है कि हमारे धान की फसल अभी कट गई है और कब खरीदेगा नीतीश की सरकार, किसानों से कब वफा करेगी। और आज हमारा किसान 1100-1200 रुपए कुंटल धान बेचने पर मजबूर है। 600-700 रुपए कुंटल, एक क्विंटल में किसानों को नुकसान हो रहा है। इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। हमारा इलाका मक्का की पैदावार का इलाका है और आज भी पिछले साल का मक्का लोगों के घरों में सड़ रहा है और सरकार ने हमें समर्थन मूल्य देने का काम नहीं किया है। हमारे गम और गुस्से के हिस्से में ये दोनों मुतालबात शामिल है। हमारे बात शामिल है कि किसान, पंजाब के किसानों के यहाँ सैलाब से तबाही नहीं होती, उनके खेतों में बिजली का खंभा गड़ा है, उनके खेतों को मुफ्त में बिजली मिल रही है और पानी उनके खेतों को सैराब कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पानी आफत है। जब सिंचाई की जरूरत पड़े तो हमारी खेती प्यासी है और जब सैलाब आए तो हमारी खेती बह जाती है और सरकार हमारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अनकरीब आपको कहते हैं कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ से निजात है। आज हमारी सड़कें कट रही है, आज हमारे पुल लटक रहे हैं, आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज हमारी बेटियों के लिए बारात नहीं आ पाती, आज हमारा बीमार डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पा रहा है। उस सब की वजह बुनियादी तौर पर है वो सैलाब है जिसने हमारी बस्तियों को काट दिया है। गंदगी हो, दोख हो, परवान हो, ये सारी नदियों ने हमें तबाह बर्बाद किया है। लेकिन आज तक पटने में बैठे हुए इन जालिमों ने हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। अभी हम लोग भाई जनाब रुकनुद्दीन साहब, हम लोग सभी विधायक गए थे और जाकर कहा कि साहब हमारे यहाँ बुनियादी मसला हमारे सैलाब का है और ये सैलाब से बचाने का काम करो। अभी आप लोगों से भी कहते हैं, भाई रुकनुद्दीन ने काम शुरू कर दिया कि जिन जिन बस्तियों में कटाव हुआ है, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमेरिका का डॉक्टर लिख देगा दवाई, अगर दवाई का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उम्र भर बीमारी झेलोगे, कभी सफाई आप नहीं हो सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने बस्ती का एक जहां जहां कटाव हो रहा है, नदी के किनारे से फोटो लो।